ऊंची उड़ान में आपका स्वागत है। क्या कभी दिमाग में ये बात आई है कि एक विशालकाय पेड़, मतलब जैसे सैकड़ों फीट ऊंचा देवदार या बरगद, जिसमें कोई हड्डियां नहीं होती, वो भयंकर आंधी तूफान में भी बिल्कुल सीधा कैसे खड़ा रहता है? या फिर कभी इस बात पर गौर किया है कि एक नारियल का छिलका इतना कठोर क्यों होता है कि उसे नंगे हाथों से तोड़ना लगभग असंभव सा लगता है? हाँ, ये सच में सोचने वाली बात है। प्रकृति के ये चमत्कार हम रोज देखते हैं, लेकिन इनके पीछे जो सूक्ष्म विज्ञान काम कर रहा है, वो अक्सर हमारी आंखों से छिपा रहता है। और आज के हमारे इस गहन विश्लेषण का विषय यही गहरा रहस्य है। बिल्कुल। आज हम एक बहुत ही बुनियादी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। हाँ, आज हम ऊतक यानी टिश्यूज पर बात करेंगे। इसे हम जीवन का ब्लूप्रिंट भी कह सकते हैं। आज की ये कक्षा विशेष रूप से उन सभी छात्रों के लिए एक मास्टर क्लास होगी जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। हम समझेंगे कि कैसे एक अकेली नन्ही सी कोशिका, जिसे हम नंगी आंखों से देख भी नहीं सकते, वो विभाजित होकर एक पूरा विशाल साम्राज्य खड़ा कर देती है। तो अगर हम बिल्कुल बुनियादी स्तर से शुरुआत करें, तो शरीर का निर्माण सिर्फ कोशिकाओं का एक बेतरतीब ढेर तो नहीं है ना? मेरा मतलब है, ये किसी ईंटों के ढेर जैसा नहीं है। एकदम सही कहा। यह एक बहुत ही सुनियोजित इमारत की तरह है। जीवन की शुरुआत भले ही एक एकल कोशिका से होती है, लेकिन जब ये कोशिका विभाजित होकर एक विशिष्ट कोशिकाओं का समूह बनाती है, तब जाकर एक ऊतक का निर्माण होता है। यानी अगर हम इसे परिभाषित करें तो हम कहेंगे कि कोशिकाओं का ऐसा समूह जो संरचना में एक समान हो और किसी एक विशेष कार्य को पूरा करने के लिए एक साथ मिलकर काम करे, उसे ऊतक कहते हैं। और छात्रों को ये ऐतिहासिक तथ्य भी याद रखना चाहिए कि ऊतक शब्द का प्रयोग सबसे पहले प्रसिद्ध वैज्ञानिक विचार्ट ने किया था। विचार्ट ने, सही है। अब अगर हम पृथ्वी पर मौजूद जीवन के दो सबसे बड़े साम्राज्यों की बात करें, मतलब पादप और जंतु जगत की, तो इनके ऊतकों में तो एक बहुत बड़ा मौलिक अंतर होना चाहिए, क्योंकि पौधे अपनी जगह पर स्थिर रहते हैं और जंतु लगातार गति करते हैं। यही वो बिंदु है जो पूरे जीव विज्ञान की दिशा तय करता है। चूंकि पौधे स्थिर होते हैं, वे बारिश या तूफान से बचने के लिए कहीं भाग नहीं सकते। इसलिए प्रकृति ने उन्हें ऐसी संरचना दी है जो उन्हें एक ही जगह पर डटकर खड़े रहने में मदद करे। उन्हें अत्यधिक यांत्रिक सहारे की आवश्यकता होती है। तो क्या इसी वजह से पौधों के ऊतक ज्यादा कठोर होते हैं? बिल्कुल, यही कारण है कि पौधों में पाए जाने वाले अधिकांश सहायक ऊतक मृत कोशिकाओं से बने होते हैं। मृत कोशिकाएं पौधों को बिना किसी अतिरिक्त ऊर्जा खर्च किए भारी कठोरता और मजबूती प्रदान करती हैं, जबकि जंतुओं का जीवन गतिशील होता है। उन्हें भोजन और आश्रय के लिए भागना पड़ता है। जिसका सीधा सा अर्थ ये है कि जंतुओं को पौधों की तुलना में कहीं अधिक ऊर्जा चाहिए होगी। एकदम। और इसीलिए जंतुओं के ऊतक जीवित कोशिकाओं से बने होते हैं जो लगातार ऊर्जा का उपयोग करती हैं। ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। पादप ऊतकों का मृत और कठोर होना और जंतु ऊतकों का जीवित होना, ये बुनियादी अंतर अक्सर परीक्षा का हिस्सा बनता है। अब इस महत्वपूर्ण बिंदु को समझने के बाद चलिए अगले भाग पर चलते हैं। मैं अक्सर पौधों के विकास को लेकर सोचता हूँ। इंसान या जानवर तो एक निश्चित उम्र तक ही बढ़ते हैं, लेकिन पौधे जीवन भर कैसे बढ़ते रहते हैं? उन पर हमेशा नई पत्तियां या टहनियां आती ही रहती हैं। ये पौधों का एक बहुत ही अद्भुत गुण है और इसका पूरा श्रेय जाता है विभिज्योतक ऊतक को, जिसे हम अंग्रेजी में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। इसके नाम में ही इसका काम छिपा है, निरंतर विभाजन। यानी ये कोशिकाएं एक तरह से हमेशा एक्टिव मोड में रहती हैं। हाँ बिल्कुल, इन कोशिकाओं में जीवन भर विभाजन करने की क्षमता होती है। ये अत्यधिक क्रियाशील होती हैं। विभाजन के लिए बहुत पोषण चाहिए, इसलिए इनमें सघन कोशिका द्रव्य होता है। इनकी जो बाहरी दीवार है सेल्यूलोज वाली, वो बहुत पतली होती है ताकि कोशिका आसानी से दो हिस्सों में बंट सके। लेकिन मैंने कहीं पढ़ा था कि इन मेरिस्टेमेटिक कोशिकाओं में एक ऐसी चीज गायब होती है जो बाकी सामान्य पादप कोशिकाओं में होती है, रसधानी, जिसे वैक्यूल कहते हैं। करके रखना, एक गोदाम की तरह। लेकिन इन विभज्योतक कोशिकाओं का एकमात्र लक्ष्य सिर्फ तेजी से विभाजित होना है। उनके पास रुक कर चीजों को जमा करने का समय ही नहीं है। अगर ये सवाल परीक्षा में आ जाए तो छात्रों को तुरंत याद आना चाहिए कि अत्यधिक सक्रियता के कारण इन्हें राजधानी की कोई आवश्यकता नहीं होती है। बहुत तार्किक बात है। तो क्या ये मेरिस्टेमेटिक ऊतक पौधे में हर जगह फैले होते हैं? नहीं नहीं,
इनकी जगहें बिल्कुल तय होती हैं और उसी आधार पर इन्हें 3 प्रकारों में बांटा जाता है। पहला है शीर्षस्थ या एपिकल। ये जड़ों और तने के बिल्कुल सिरों पर होता है और पौधे की लंबाई बढ़ाता है। और दूसरा है पार्श्व विभाज्योतक या कैम्बियम। ये तने की मोटाई बढ़ाता है। पेड़ का तना जो समय के साथ चौड़ा होता है वो इसी के कारण है। और तीसरा प्रकार है अंतर्विष्ट या इंटरकैलरी। ये पत्तियों के आधार या टहनी के दोनों ओर होता है जहां से नई शाखाएं फूटती हैं। अब इस महत्वपूर्ण बिंदु को समझने के बाद चलिए अगले भाग पर चलते हैं। लगातार बढ़ने वाली बात तो समझ आ गई, लेकिन जब ये कोशिकाएं विभाजित होना बंद कर देती हैं, तब क्या वे नष्ट हो जाती हैं? बिल्कुल नहीं, बल्कि यहीं से उनके जीवन का एक नया चरण शुरू होता है। जब ये अपनी विभाजन क्षमता खो देती हैं, तो वे एक विशिष्ट कार्य और आकार ग्रहण कर लेती हैं। इस प्रक्रिया को हम विभेदन या डिफरेंशिएशन कहते हैं। अच्छा, मतलब उनकी ट्रेनिंग पूरी हो गई और अब उन्हें एक परमानेंट जॉब मिल गई। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही समझ सकते हैं। और विभेदन के बाद यही कोशिकाएं स्थायी ऊतक यानी परमानेंट टिश्यू बन जाती हैं। अब ये स्थायी ऊतक भी 2 तरह के होते हैं, सरल और जटिल। पहले सरल स्थायी ऊतकों की बात करते हैं, जो एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं। इनके भी अलग-अलग प्रकार होते हैं क्या? हाँ, 3 मुख्य प्रकार हैं। पहला है पैरेन्काइमा। ये जीवित कोशिकाएं होती हैं। इनका मुख्य काम पौधे को एक बुनियादी आधार देना है और ये भोजन का निर्माण तथा संचय करती हैं। गोंद या रेजिन जैसे पदार्थ इन्हीं में संचित होते हैं। और तेज हवाओं में जो पौधों की पतली टहनियां झुक जाती हैं लेकिन टूटती नहीं, उसका क्या कारण? उनके अंदर वो लचीलापन कहाँ से आता है? वो दूसरे प्रकार के कारण होता है, कोलेनकाइमा। यही पौधों के लचीलेपन का असली रहस्य है। ये जीवित कोशिकाओं का ऊतक है जो टहनियों और लताओं को बिना टूटे मोड़ने की आज़ादी देता है। इनकी कोशिकाओं के कोनों पर अतिरिक्त जमाव होता है जो लचीली मजबूती देता है। तो फिर तीसरा प्रकार कठोरता देता होगा? एकदम सही। तीसरा है स्क्लेरेन्काइमा। जहां कोलेनकाइमा लचीलापन देता है, वहीं स्क्लेरेन्काइमा पौधे को पत्थर जैसी कठोरता देता है। इसकी कोशिकाएं मृत होती हैं। नारियल का बाहरी छिलका इसी से बना होता है। अरे वाह! तो जो शुरुआत में हमने नारियल के छिलके की बात की थी वो यही है? हाँ, यहाँ 90% छात्र गलती करते हैं। वे अक्सर परीक्षा में कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा को मिला देते हैं। याद रखना है, कोलेनकाइमा लचीलापन देता है और जीवित है, जबकि स्क्लेरेन्काइमा मजबूती देता है और मृत कोशिकाओं से बना है। अब इस महत्वपूर्ण बिंदु को समझने के बाद चलिए अगले भाग पर चलते हैं। चलिए, मजबूती तो मिल गई, लेकिन पौधों को बाहरी पर्यावरण से जैसे कीड़े मकोड़े या मौसम की मार से बचने के लिए भी तो कुछ चाहिए। उनकी सुरक्षा प्रणाली कैसे काम करती है? पौधों के पास एक बहुत ही बेहतरीन सुरक्षात्मक आवरण होता है, जिसे एपिडर्मिस कहते हैं। ये पौधे की सबसे बाहरी सतह पर कोशिकाओं की एक सिंगल लेयर होती है। ये एक ढाल की तरह काम करती है, जो जल के नुकसान को रोकती है और कवक के प्रवेश को भी रोकती है। और जड़ों में यही एपिडर्मिस पानी सोखने का काम करती है ना? जड़ों से जो छोटे छोटे रूट हेयर्स निकलते हैं। बिल्कुल, वो पानी सोखने का सतह क्षेत्र बढ़ा देते हैं। लेकिन सोचिए उन पौधों के बारे में जो रेगिस्तान में उगते हैं। वहां केवल सामान्य एपिडर्मिस से काम नहीं चलता। पानी बचाना उनके लिए जीवन मरण का सवाल है। हाँ, रेगिस्तान में तो पानी भाप बनकर उड़ जाएगा। कुछ वाटरप्रूफ कोटिंग जैसी चीज होनी चाहिए। वही होती है। रेगिस्तानी पौधों की एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिन नामक एक रासायनिक पदार्थ की मोटी मोमी परत होती है। यह जलरोधी होती है और वाष्पीकृत होने से पानी को बचाती है। ये तो बाहरी सुरक्षा हो गई। लेकिन अब मुझे ये जानना है कि एक बहुत ऊंचे पेड़ की चोटी तक जड़ों से पानी पहुंचता कैसे? और पत्तियों में जो खाना बनता है वो नीचे जड़ों तक कैसे आता है? इसके लिए पौधों के पास जटिल स्थायी ऊतक होते हैं, जिन्हें संवहन तंत्र भी कहा जाता है। सरल ऊतकों के विपरीत ये एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। इसमें 2 मुख्य पाइपलाइन हैं। पहली है जाइलम। जाइलम पानी ऊपर ले जाता है ना? हाँ, जाइलम जड़ों से जल और खनिजों को सोखकर परासरण दबाव यानी ऑस्मोटिक प्रेशर के जरिए ऊपर ले जाता है। और दूसरी पाइपलाइन है फ्लोएम। ये पत्तियों में बने भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाती है। तो जाइलम पानी के लिए और फ्लोएम खाने के लिए? बिल्कुल। और जाइलम अधिकांशतः मृत कोशिकाओं से बना होता है, जबकि फ्लोएम जीवित कोशिकाओं से बना होता है, जिसमें 5 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। जाइलम और फ्लोएम का अंतर प्रतियोगी परीक्षाओं का एक बहुत ही पसंदीदा सवाल है।
अब इस महत्वपूर्ण बिंदु को समझने के बाद चलिए अगले भाग पर चलते हैं। तो पौधों की दुनिया तो समझ आ गई। अब जंतुओं की अत्यधिक गतिशील दुनिया में प्रवेश करते हैं। हम इंसान दौड़ते हैं, सोचते हैं, महसूस करते हैं। शरीर का ये डायनामिक कंट्रोल रूम आखिर चलता कैसे है? ये सच में एक सुपर कंप्यूटर जैसा है। हमारे कार्य मुख्य रूप से 4 प्रकार के जंतु ऊतकों द्वारा नियंत्रित होते हैं। एपिथीलियम, संयोजी, पेशिया और तंत्रिका ऊतक। सबसे पहले एपिथीलियम ऊतक को देखते हैं। ये शरीर की सुरक्षा की प्रथम दीवार है। लेकिन त्वचा और शरीर के अंदर के अंगों की दीवार तो अलग अलग होती होगी ना? हाँ, जगर के अनुसार एपिथीलियम का प्रकार बदल जाता है। जैसे स्क्वैमस एपिथीलियम सपाट होती है और हमारी त्वचा या आहार नाल में होती है। दूसरी है रोमक पक्ष्माभी या सीलिएटेड। इसमें छोटे बालों जैसी संरचनाएं होती हैं जो श्वास नली में धूल को बाहर धकेलती हैं। मैंने घनाकार और स्तंभाकार के बारे में भी सुना है। बिल्कुल, घनाकार किडनी की नलिकाओं में होती है और खंबे जैसी स्तंभाकार कोशिकाएं हमारी आंत की परत में होती हैं, जो पचे हुए भोजन को अवशोषित करती हैं। अब शरीर के इन अंगों को आपस में जोड़ने के लिए जो ऊतक होता है उसे संयोजी ऊतक या कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। और इसका सबसे दिलचस्प उदाहरण है हमारा रक्त। खून को ऊतक कहना थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि वो तो तरल है। यही तो विज्ञान की खूबी है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। इसके तरल मैट्रिक्स को प्लाज्मा कहते हैं, जिसमें लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स तैरते हैं। ये गैसों का परिवहन करता है। इसी संयोजी श्रेणी में हमारी अस्थि या हड्डी भी आती है, जो कैल्शियम और फास्फोरस से बनी मजबूत संरचना है। हड्डियां तो ढांचा हो गई, लेकिन हड्डियों को आपस में बांधने के लिए भी तो कुछ रस्सियां होती होंगी। हाँ, शरीर को बांधने वाले 2 महत्वपूर्ण सूत्र हैं। स्नायु बंधन, जिसे हम लिगामेंट कहते हैं, और कंडरा, जिसे टेंडन कहते हैं। लिगामेंट एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ता है। ये बहुत लचीला होता है। और टेंडन हमारी मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है। मरम्मत के लिए एक और ऊतक होता है, एरियोलर ऊतक। यहाँ 90% छात्र गलती करते हैं। वे अक्सर लिगामेंट और टेंडन में कंफ्यूज हो जाते हैं। लिगामेंट यानी हड्डी से हड्डी और टेंडन यानी मांसपेशी से हड्डी। एकदम सही तरीका है इसे याद रखने का। अब इस महत्वपूर्ण बिंदु को समझने के बाद चलिए अगले भाग पर चलते हैं। अब कंकाल अपने आप तो हिल नहीं सकता। उस ढांचे को हिलाने के लिए गति का इंजन कहाँ से आता है? वो इंजन है पेशीय ऊतक या मस्कुलर टिश्यू। छात्रों को ये जानकर हैरानी होगी कि शरीर का 40% द्रव्यमान इन्हीं पेशियों का होता है। ये 3 प्रकार की होती हैं। पहली रेखित पेशियां, जो ऐच्छिक हैं, यानी हमारी इच्छा से चलती हैं, जैसे हाथ पैर की मांसपेशियां। दूसरी अनैच्छिक होंगी, जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। हाँ, उन्हें चिकनी पेशियां कहते हैं, जैसे पाचन नली में खाना खिसकाना या आंख की पुतलियों का सिकुड़ना। और तीसरी है हृदय संबंधी पेशियां या कार्डियक मसल। ये जन्म से लेकर मृत्यु तक बिना थके सिकुड़ती और फैलती हैं। और पता है इन पेशियों की गति का रहस्य क्या है? क्या है? एक्टिन और मायोसिन नामक संकुचनशील प्रोटीन। जब ये फिसलते हैं तभी पेशियां सिकुड़ती हैं। ये तो गजब की मशीनरी है। लेकिन ये सारी गति कब होनी है, इसका आदेश कहाँ से आता है? कमांड सेंटर कहाँ है? वो कमांड सेंटर है हमारा तंत्रिका ऊतक या नर्वस टिश्यू। मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी इसी से बनते हैं। इसकी बुनियादी इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। न्यूरॉन की संरचना तो बाकी कोशिकाओं से बहुत अलग होती है ना? हाँ, एक पेड़ जैसी। इसमें एक कोशिका काय या साइटोन होता है। एंटीना जैसे डेंड्राइट्स होते हैं जो संकेत ग्रहण करते हैं, और एक लंबा एक्सॉन होता है जो संकेत आगे भेजता है। ये न्यूरॉन कितना लंबा हो सकता है शरीर में? एक न्यूरॉन 1 मीटर तक लंबा हो सकता है, और संकेत का इस तंत्रिका से गुजरना तंत्रिका आवेग कहलाता है। ये बिजली की गति से काम करता है। अब इस महत्वपूर्ण बिंदु को समझने के बाद चलिए अगले भाग पर चलते हैं। अगर मैं आज की इस पूरी कक्षा को समेटूं तो ये सफर सच में अद्भुत है। शुरुआत एक साधारण सी कोशिका से होती है और फिर प्रकृति जाइलम, रक्त, मजबूत हड्डियों और 1 मीटर लंबे न्यूरॉन का एक परफेक्ट साम्राज्य खड़ा कर देती है। आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन इस पूरी व्यवस्था को समझने के बाद एक बड़ा रहस्य अब भी बाकी है, जो मैं छात्रों के सामने रखना चाहूंगी। वो क्या? जरा सोचिए, विभेदन के उस बिल्कुल शुरुआती पल में
एक बिल्कुल साधारण सी कोशिका को आखिर कैसे पता चलता है कि उसे भविष्य में एक कठोर नारियल का छिलका बनना है या फिर जीवन भर बिना रुके धड़कने वाली हृदय की पेशी? सच में ये तो एक बहुत ही गहरा सवाल है। जीवन के इस ब्लूप्रिंट में छिपी ये कोडिंग आज भी विज्ञान के लिए एक बहुत बड़ा अजूबा है। और यही विज्ञान की सुंदरता है कि हर जवाब के बाद एक नया सवाल जन्म लेता है। ये सवाल तो सच में दिमाग में गूंजता रहेगा। आज की ये चर्चा प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन इसने प्रकृति को देखने का एक नया नजरिया भी दिया है। आज के इस गहन विश्लेषण में बस इतना ही। छात्रों, सीखते रहिए और अपनी जिज्ञासा को हमेशा बनाए रखिए।